नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में एक करंट इशू, जिस करंट इशू में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हुआ है आज इजराइल के साथ में, या इन दिनों क्या चल रहा है इजराइल के साथ में, जिसके चलते इजराइल के प्रधानमंत्री फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन? तो बेंजामिन नेतन्याहू। क्या हुआ उनके साथ में, इस बात की हम इस चर्चा को इस क्लास में कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, असल में जैसा कि आप सबको ज्ञात है, हम लोगों ने बहुत बार करंट की क्लास में इस बात को डिस्कस भी किया है कि हर बार मतलब हर एक दो महीने में, मतलब ऐसा हुआ था लास्ट ईयर 2019 में, थोड़ा सा टाइम निकलता था और टाइम के निकलते ही हमको ये बताना होता था कि इजराइल के इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए हैं, और इजराइल के इलेक्शन रिजल्ट आने के परिणाम हम लोग शेयर कर लेते थे। अब ये जो बात हुई थी कि इजराइल के इलेक्शन रिजल्ट आए, इलेक्शन रिजल्ट्स ये रहे, अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमेशा एक डायसी सिचुएशन ये रही कि ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के आम चुनाव, जिसके थ्रू मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री चुने जाने थे, वो चुनाव साल में 3 बार करवाने पड़े। यानी कि बड़ा मुद्दा ये बन के आया कि ऐसा क्या हुआ कि साल में 3 बार प्रधानमंत्री के चुनाव कराने पड़े। तो हर बार का एक ही आंसर कि साहब वहाँ किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो बोले स्पष्ट बहुमत का क्या मतलब होता है? स्पष्ट बहुमत का मतलब है साथियों, इजराइल की आबादी लगभग 80 से 88 लाख के आसपास है, मतलब लेस देन 1 करोड़ ही है। और वहां पर कुल मिलाकर के जो उनकी संसद है, जिसे हम नेसेट कहते हैं, वहां पर 120 सदस्यों की संख्या है। यानी एक तरह से अपने लोकसभा की तरह उसे नेसेट समझिए। सरकार बनाने के लिए वहां पर 61 सदस्यों की आवश्यकता है, यानी 61 मेंबर्स टू बी देयर टू फॉर्म गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि यहाँ की दो प्रमुख पार्टियां हैं। कौन कौन सी पार्टी है? एक बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है, जिसका नाम है लिक्विड पार्टी, और दूसरी तरफ पार्टी है मेरे प्यारे साथियों, इनके घने विरोधी, कोर विरोधी, जिन्होंने हर बार इनको स्पष्ट बहुमत लाने से दूर रखा, और उनका नाम है बेनी गैट्स। और बेनी गैट्स की पार्टी का नाम है ब्लू एंड व्हाइट पार्टी। और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी और इनकी पार्टी को लगभग ये समझ लो आप, 1-2 सीट का ही डिफरेंस रहा। 3 बार इलेक्शन हुए थे। 3 बार इलेक्शंस में, साल भर में 2019 में 3 बार इलेक्शन हुए। कभी भी, अब आप एक बात सोचने की जरूरत कि 120 सीटों की लोकसभा, या इनकी नेसेट जिसे हम कहते हैं, वहां पर 61 सीट चाहिए, है ना? इनकी पार्टीज को, किस किस की पार्टी को? एक तो मतलब लिकुड पार्टी, जो किसकी है? बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है लिकुड। और दूसरी है मतलब व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट पार्टी। ब्लू एंड व्हाइट पार्टी ये किसकी है? बेनी गैट्स की। तो बेनी गैट्स की पार्टी के अंदर भी इन दोनों पार्टियों को कभी भी मतलब 40 से ऊपर सीट नहीं मिली, यानी 30 से 35 के बीच में इनकी सीटों की संख्या मिलती रही। ये पूरा क्रम मैं आपको बताऊंगा। अब कहने का मतलब ये है कि सब 61 सदस्य बनने के लिए जरूरी है कि लिक्विड पार्टी या ब्लू एंड व्हाइट पार्टी, इन दोनों को बहुमत मिले। दोनों को बहुमत नहीं मिला, ऐसी स्थिति में 3 बार इलेक्शन हो गए भाई। क्योंकि आप अगर सरकार नहीं बना पाएंगे तो आप लोगों को, आपको अल्टीमेटली मतलब हैंग असेंबली हो जाएगी, और हैंग असेंबली के अंदर इलेक्शन कराना कंपलसरी होता है। 3 साल, तीन मतलब साल में 3 बार का चला हुआ ये मुद्दा जो है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है इस बात के लिए कि भाई ये कब तक चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस बार भी सरकार नहीं बनाई तो फिर से चलिए वापस, मतलब वापस कहाँ चलिए? बोले चलिए फिर से आपका इलेक्शन करवा दिया जाए। तो भाई इस बार क्या हुआ, इजराइल के जो चुनाव आयोग है, उसने खुद ने अपनी तरफ से ये कह दिया कि सुनो, हमारे पास पैसे नहीं है, अगर तुम लोग सरकार नहीं बना सकते तो भाई सरकार में मतलब चुनाव आयोग को जो पैसे चाहिए उसकी व्यवस्था करो, यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, इजराइल में भी कोरोना पैंडेमिक आया, लगभग 18,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में, कोरोना पैंडेमिक के स्थिति में चुनाव करवाएं कि चुनाव आयोग की बात सुने, सरकार बनवाएं, तो ये सारी बातें एक ऐसी निकल करके आई जिसकी वजह से अल्टीमेटली वहां की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार जो है, और कुछ और लोग जो सरकार के पक्ष में थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि साहब इस सरकार का कुछ तो दिशा दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, बात ऐसी है कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर चल रहा है भ्रष्टाचार का आरोप। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार की स्थिति जब तक रहेगी तब तक इनके ऊपर केस चलने की बात चलेगी। केस की स्थिति में ये सरकार में रहेंगे या नहीं, ये बात तो आगे की है, लेकिन पहले हम आपको इस परेशानी से बचने का इलाज दे देते हैं। जब तक कोई और समाधान नहीं निकल जाता तब तक आप लोग सरकार चलाएं।
तो जो न्यूज़ बनी हाल ही में वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी किसको, बेंजामिन नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए। तो बोले क्या सुप्रीम कोर्ट की मतलब परमिशन के बाद सरकार बन जाती है क्या सर? सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बाद सरकार नहीं बनती है। असल में क्या हुआ कि यहाँ पर जब बहुमत नहीं मिला तो बहुमत ना मिलने की स्थिति में बेनी गेट्स और जो दूसरे व्यक्ति जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इन दोनों ने आपस में साठगांठ कर ली और ये कहा कि देखो भाई, अब कुछ होने से रहा, क्योंकि अब बार बार चुनाव लड़ेंगे तो पार्टियों को भी लड़ने के लिए फंड, तो यार अपने पास ना तो फंड है और दूसरी बात यह है कि बार बार अगर यही करते रहेंगे तो फिर अल्टीमेटली चलाएंगे कब सरकार? साल भर में 3 बार तो चुनाव लड़ लिए, चौथे में अब चलो इन दोनों ने मिलकर के टाई अप कर लिया। जो प्रमुख विपक्षी दल थे एक दूसरे से, समझो भाजपा और कांग्रेस ने एक तरह से टाई अप कर लिया। इन दोनों ने टाई अप ये कर लिया और क्या कहा कि भाई ऐसा करो, 4 साल की सरकार होती है कुल मिलाकर के, वहां पे जो लोकसभा का कार्यकाल यानी नेसेट का जो कार्यकाल है वो 4 साल का है। ये समझो आप 4 साल के कार्यकाल में हम लोग एक काम करते हैं, 36 महीने यानी 3 साल का ही कार्यकाल डिवाइड करते हैं। 36 महीने का मतलब क्या हुआ कि 18 महीने आप चला लो सरकार, 18 महीने हम चला लेंगे। इन 18 महीने की जो सरकार चलेगी उसके बाद 1 साल जो है वो फिर चुनाव में चलेंगे। तो शुरुआत में इन दोनों के बीच डिसीजन ये हुआ है, बेनी गेट्स और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में, कि भैया ऐसी बात है, चलो गिनती से सरकार चलाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट से भी परमिशन मिल गई और एक इनका पर्टिकुलर अलाय भी बन चुका है बेनी गेट्स। इन दोनों ने मिलकर के सरकार बनाने की बात भी कर ली है। तो फिलहाल के लिए 18 महीने के लिए नेतन्याहू प्रधानमंत्री बन गए और बेनी गेट्स जो है वो उप प्रधानमंत्री बन गए। बेनी गेट्स उप प्रधानमंत्री बने, साथ में उनको डिफेंस मिनिस्ट्री भी दी गई और काफी महत्वपूर्ण जो है कार्यालय भी उनकी जो मतलब चुनावी पार्टी है उसको दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में बार बार यही प्रश्न बनता है कि बाद में क्या होगा। तो 18 महीने के बाद बेनी गेट्स प्रधानमंत्री बनेंगे और बेंजामिन नेतन्याहू को फिर कोई और पद दिया जाएगा। फिलहाल की स्थिति ये है। तो ये पूरा की पूरा जो घटनाक्रम है इसको मैं आपके सामने एकदम फैक्ट्स के साथ में रखना चाहूंगा। फैक्ट्स के रूप में मैंने आपको ये बता दिया, नंबर 1 कि यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इनको इजाजत दे दी। किस चीज की इजाजत दे दी? कि आप जो है सरकार बना सकते हो, लीगल बाइंडिंग आपके ऊपर से हटा देते हैं कि भाई आप सरकार नहीं बना सकते क्योंकि आपके ऊपर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। अच्छा, अब इस स्थिति में एक बात ये निकल के आनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस कब कब हुई थी इनके यहाँ पे। तो साथियों, इनकी पहली पॉलिटिकल क्राइसिस देखी गई थी अप्रैल 2019 में, जब पहला इलेक्शन हुआ था। तो 61 इलेक्शनों की मतलब 2019 में जो 61 की मेजोरिटी चाहिए थी, वहां पे ब्लू एंड व्हाइट और लिकुड जो पार्टी है उनको बराबर सीटें मिली, 35-35 सीटें मिली। चाहिए कितनी थी? 61 सीटें मिल नहीं पाई, तो 35-35 की स्थिति में फिर अटक गए। दूसरी बार फिर सेकंड इलेक्शन हुए। सेकंड इलेक्शन के अंदर क्या हुआ? ब्लू एंड व्हाइट पार्टी ने 1 सीट ज्यादा जीत ली इनसे और 1 सीट ज्यादा जीत करके फिर भी वो प्रेसिडेंट ने लिक्विड पार्टी को, ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को मेजोरिटी मिल गई। एक तरह से मेजोरिटी मतलब 1 सीट का ज्यादा बढ़त मिल गई, लेकिन उसके बाद भी सरकार बनाने की स्थिति नहीं बनी। तीसरी स्थिति थर्ड इलेक्शन हुए मार्च 2021 में, जिसके अंदर ब्लू एंड व्हाइट पार्टी जो है उसको मतलब सीट तो ज्यादा, मतलब लिक्विड पार्टी को जो है वो सीट तो ज्यादा मिली लेकिन मेजोरिटी नहीं मिली। आफ्टर ऑल ये जो आगे पीछे चलने का जो गेम है ये चलता रहा। ऐसी स्थिति में इजराइल के अंदर बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया कि भाई करें क्या। तो आफ्टर ऑल लोगों ने इस बात को मानते हुए यहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो कि बहुत ज़्यादा लोग मतलब गुस्से में थे, क्योंकि असल में क्या है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन चार्जेस ऑलरेडी लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से सरकार में हैं। इवन मैं ये कहूँ कि इनकी जो सरकार में रहने का जो कार्यकाल है ये बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। लंबा कार्यकाल से मतलब मैं आपको बताऊं, देखिए इन्होंने अपने कार्यकाल में आप देखिए कितनी बार ये अपने पद पर रह चुके हैं। नेतन्याहू जो हैं ये अब तक के यहाँ के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आप इसको देखिए कि ये सबसे पहली बार जो बने थे मतलब 2003 में, ये 2009 में मेरे प्यारे साथियों प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे। उससे पहले ये 1996 में प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद फिर 99 में चुनाव हार गए, 96 से 99 तक प्रधानमंत्री रह लिए। फिर 99 के बाद फिर ये 2002 में आए तो फॉरेन मिनिस्टर बने, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बने। फिर दिसंबर 2005 में ये लीडरशिप के अंदर फिर लिक्विड पार्टी के अंदर आए। फिर 2009 से लेकर के अब तक जो है ये कंटिन्यूअस प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान यहाँ की नेसेट बन के आई है ना, उसके अंदर कितने लोग हैं तो जरा देख लो। लिक्विड की पार्टी को मिले हुए हैं 36, लिक्विड पार्टी जिसके नेता कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और ब्लू एंड व्हाइट जो पार्टी है इसके नेता कौन है इस समय? बेनी गेट्स। तो इनको मिली हुई है 33 सीट्स। तो ये जो स्थिति है ये वर्तमान में जो इनके पास में पार्लियामेंट है उसकी है। फिर आप सवाल पूछेंगे सर ये इनका क्या करें, ये जो बाद में दिख रहे हैं इनका क्या है? यार इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, बाकी लोग पार्टी तो खूब सारी हैं
जैसे अपने इंडिया में समझ लो कि लोकल पार्टी होती है ना, कि भाई क्षेत्रीय पार्टियां हो गई, जैसे कि भाई आरएलपी हो गई या कोई सी भी पार्टी जो लोकल लेवल पर लोगों के साथ प्रभुत्व रखती हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत क्या है कि इन पार्टियों में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट है। मतलब इनकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि ये जो सेंटर में होने वाली पार्टी है ना, लिक्विड पार्टी और ब्लू और व्हाइट पार्टी, इनके साथ इनकी विचारधाराएं मैच नहीं खाती। ऐसी स्थिति में ये लोग सरकार बनाने के पक्ष में कभी होते ही नहीं है, क्योंकि इनकी रीजनल डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। अब गैंट्स को लेकर के यहाँ पर लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा वो स्थिति खराब होने लगी है। क्यों? क्योंकि ये जो बेनी गैंट्स है ना, ये आए ही इसलिए थे पॉलिटिक्स में। वंस अपॉन ए टाइम ये सेना के प्रधान हुआ करते थे। ये आई ही इसलिए थे कि बेंजामिन नेतन्याहू को मैं पद से हटाऊंगा, और पद से हटाऊंगा क्योंकि ये आदमी भ्रष्ट है। अब जिस आदमी के खिलाफ प्रचार करके आप आए और उसी के साथ आप सरकार चला रहे हैं, इसलिए इनको यू टर्न लीडर कहा जा रहा है कि भाई साहब आप पलटी मार लेते हो, आपकी बातों को कैसा विश्वास करें, आपको वोट देके भिजवाया। मतलब अगर आपने जिनके खिलाफ, ये तो बिल्कुल वैसी स्थिति बन गई जैसे दिल्ली में एक बार बना था अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के साथ। केजरीवाल जो थे वो किसके खिलाफ खड़े हुए थे? कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार करके चुनाव जीते, और अंत में कांग्रेस के सहयोग से जो है इन्होंने सरकार बना ली। एग्जैक्टली इनके साथ भी हो रहा है। तो गैंट्स को यहाँ पर यू टर्न लीडर कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है आपके सामने समझने की है। लेकिन फिलहाल में इन दोनों ने यही कहा है कि वर्तमान में देश को बचाने के लिए, इस तरह की परिस्थितियों से सामना करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हो गया साहब ये वाली काम। अब दूसरी बात है कि इजराइल के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। इजराइल जो है वो वेस्टर्न एशिया में स्थित है। बिल्कुल अगर आपने देखा हो तो मेडिटेरेनियन सी अपन देखते हैं ना, ये रहा मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी के साथ इसके बॉर्डर कहाँ लग रहे हैं, इसको देखो। मेडिटेरेनियन सी ये रहा, और मेडिटेरेनियन सी के साथ में इसके बॉर्डर साझा होते हैं। यदि हम इसको नॉर्थ साउथ इसमें बांट दें तो ये वाला जो स्थिति है ईस्ट वाले साइड में है ये, है ना। तो ये आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर पर डला हुआ है मेडिटेरेनियन सी के। और इसके आसपास जो बॉर्डर शेयर हो रहे हैं वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, है ना। लेबनान, सीरिया, पैलेस्टीन, अमन, जॉर्डन और इजिप्ट, इनके साथ इसके बॉर्डर साझा होते हैं, ठीक है। अच्छा, कैपिटल यहाँ की यरूशलेम है, लेकिन माने तो यरूशलेम है, अदरवाइज आप जो तेल अवीव मानते आए हैं वही है, क्योंकि यूएस यरूशलेम मानता है, इंडिया तेल अवीव मानती है। करेंसी यहाँ की न्यू शकेल है, लैंग्वेज यहाँ की हिब्रू है। और साथियों ये अपने इसी कार्य के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अरब के अंदर अपनी छोटी सी आबादी को काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता से पहचान दिलाई है। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा जीके बाई अंकित अवस्थी सर, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा फाउंडेशन बैच है अनअकैडमी पर फॉर ऑल एसएससी एग्जामिनेशंस और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, कोई भी अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और साइंस पढ़ने के लिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए मेरा बैच है, जिस पर कि मेरा रेफरल कोड है आप लोगों के लिए अंकित 10, जिसकी वजह से आप लोगों को कुल फीस पर 10% डिस्काउंट प्राप्त होता है। अनअकैडमी पर जाकर के आप लोग मतलब गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी इंस्टॉल करिए, चूज योर गोल में आप जाके एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करिए, एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए और रेफरल कोड अंकित 10 लगा के जो फीस है उसमें 10% डिस्काउंट पाइए। अगर 6000 फीस है तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ ये 5400 में पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करनी है तो वाईफाई डिफेंस चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार से अगर आपको लाइव टेस्ट देने हैं तो वाईफाई लाइव टेस्ट सब्सक्राइब कर लो। यदि आपको ट्रिक्स सीखनी है 7 मिनट में 7 ट्रिक्स, तो हमारा एक नया चैनल बना है 7 मिनट 7 ट्रिक, उसे कर लो। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना समय एंजॉय करेंगे। मॉर्निंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले शाम 7 बजे रेलवे वालों के लिए मेरी स्पेशल क्लास रेलवे सेक्शन में है, जिसमें मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दे पढ़ाऊंगा। वहां आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू सो मच।